नमस्कार बच्चों, क्लास 7 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रश्नावली 8.3 राशियों की तुलना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8.1 और 8.2 देख ली थी बेटा, और उसके अंतर्गत हमने अनुपात ज्ञात करना, प्रतिशत ज्ञात करना, ये सब सीखा था। ठीक है, और ये जो प्रश्नावली 8.3 है ये लाभ और हानि पर बेस्ड है। और लाभ हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सारा समझा दिया था। ठीक है, तो आज सीधा हम चलते हैं प्रश्न संख्या पहले की तरफ। प्रश्न संख्या पहले में कहा गया है कि क्रय विक्रय के निम्नलिखित सौदे इन्होंने दे दिए हैं, उसमें से हमें ज्ञात करना है कि किसको हानि हुई है और किसको लाभ हुआ है। और जब हानि और लाभ पता चल जाए तो उनका प्रतिशत भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 सवाल है, तो देखते हैं। जैसे पहला सवाल क्या है, बगीचे में काम आने वाली कैंची जो है, कैंची होती है बगीचे की काम आने वाली कैंची, उसका खरीदने का मूल्य तो है 250 रुपए और उसके बेचने का मूल्य है 325 रुपए। तब साफ दिख रहा है कि खरीदा कितने में गया है 250 रुपए में, और बेची कितने में गई है 325 रुपए में, यानी कि कम में खरीद के ज्यादा में बेची, यानी कि या तो पता चल गया लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि कितना लाभ हुआ है और लाभ का प्रतिशत कितना है। तो चलते हैं प्रश्न पहले का ए। ठीक है, लिखेंगे कैंची का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपए। ठीक है, फिर लिखेंगे कैंची का विक्रय मूल्य बराबर 325 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, या लाभ की कंडीशन है, तो लिखेंगे लाभ की कंडीशन कैसी होती है, विक्रय मूल्य बड़ा और क्रय मूल्य छोटा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास है 325 रुपए और क्रय मूल्य है हमारे पास 250 रुपए। ठीक है, तो 325 में से 250 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 50 और ये 25 यानी 75 रुपए। यानी कितने रुपए का लाभ हुआ, 75 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास लाभ कितना है 75 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 250 रुपए और इंटू 100 करना है। ठीक है, 0 से 0 काट देना है और 25 के पारे को 75 से काटना है। 25 से 75 आता है, साफ है कि 25 को 25, 25 दूनी 50, 25 किया 75। ठीक है, यानी कि 3 बार कर देगा, 25 एक का 25, 25 किया 75। ठीक है, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 3 बच गया और यहाँ 10 बच गया, तो 3 को 10 से सीधा सीधा गुणा करो, यानी कि 30%। यानी कि कैंची को बेचने पर उस विक्रेता को 30% का लाभ हुआ। समझ में आया? इस तरीके से आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो बाकी जो प्रश्न है बी, सी और डी, ये भी बेटा सेम इसी तरीके से मिलते जुलते हैं। तो हम एक डी प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि उसमें एक हानि का, ठीक है, हानि का प्रश्न है, एक डी प्रश्न एक और देख लेते हैं। ठीक है, डी है हमारा। डी में कहा गया है कि एक स्कर्ट है, स्कर्ट जो कि 250 रुपए में खरीदी गई और 150 रुपए में बेची गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्कर्ट का क्रय मूल्य, स्कर्ट का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपए। ठीक है, और फिर स्कर्ट का विक्रय मूल्य, स्कर्ट का विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपए। ठीक है, 250 और 150 हो गया, तो अब साफ पता चल रहा है कि जब क्रय मूल्य बड़ा विक्रय मूल्य छोटा, इसका मतलब हानि ही है। तो हानि का सूत्र होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आप देखिए क्रय मूल्य हमारे पास 250 रुपए है
विक्रय मूल्य हमारे पास 150 रुपए है, तो हमारा हानि कितनी हुई है? 250 में से 150 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 100 रुपए की। 100 रुपए की हानि हुई है। तो अब हमारा हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो हानि हमारी कितनी थी? 100 रुपए की। क्रय मूल्य हमारा था 250 रुपए और इंटू 100। अब 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 कटा। ठीक है, इधर आया 25 और इधर आया 10 और इधर 100 ही है। अब आप देखिए, वैसे तो 10 और 25 जो है ये 5 ही पारे से कटते हैं, ठीक है, लेकिन हम सीधा सीधा एक बड़ा गुना काटेंगे कि 25 और 100 जो है वो भी पारे से कटते हैं। 25 के बारे में 100 कितनी बार आता है? 4 बार आता है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100। तो हम 25 को एक बार काटेंगे, 100 को हम काटेंगे 4 बार। अब हमारे पास नीचे तो एक बच गया, एक का कोई लेना देना नहीं है। इधर 10 बचा, 10 इधर, इधर 4 बचा, तो 10 इंटू 4 यानी 40%। यानी उस स्कर्ट को बेचने पर 40% की हानि हुई। समझ में आ गया? इस तरीके से ये सारे जो बीच के जो 2 सवाल जो मैंने नहीं समझाए वो इसी पैटर्न के हैं। ठीक है, तो आप खुद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पक्षों के प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, अब ये अनुपात वाला सवाल आ गया बेटा। अनुपात दे दिया इन्होंने, दो संख्या कोई भी दो अनुपात दे दिया और कहा गया है कि इस अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो मैं एक समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको बी क्वेश्चन समझाती हूँ। बी है, बी का अनुपात कितना दे दिया इन्होंने? 2:3:5। 2:3:5। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? तीनों अनुपातों को जोड़ लेंगे। हम लिखेंगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग करेंगे तो हम जोड़ेंगे इनको। 2 + 3 + 5, 2 3 5 और 5 और 5 10। अनुपातों का योग कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, फिर अब देखिए कि अब हमें 2 का अलग भाग निकालना, 3 का प्रतिशत अलग निकालना, 5 का प्रतिशत अलग निकालना। लिखेंगे 2 का प्रतिशत। ठीक है, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसके लिए अलग से सूत्र रखना पड़ेगा। किसका प्रतिशत निकालना है? 2 का प्रतिशत निकालना है। बटे में हमें अनुपातों का योग लिखना है और इनटू हमें 100 करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखना है, नीचे क्या रखेंगे? अनुपातों का योग और इनटू में 100 तो निकालना ही है। मैंने आपको बताया कि जब प्रतिशत में आंसर निकालना होता है तब हम इनटू में 100 लगाते हैं और यदि प्रतिशत के निशान को हटाना होता है तो वहां पे भाग में 100 लगाते हैं। तो हमें प्रतिशत में निकाला इसलिए हमने इनटू में 100 लगा दिया। अब हम काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो इधर तो कुछ भी नहीं, इधर तो 1 बच गया, कुछ नहीं बचा। इधर 10 है और इधर 2 है, तो 2 को 10 से गुणा किया यानी 20%। ठीक है, अब निकालेंगे 3 का प्रतिशत। 3 भाग जो है उसका प्रतिशत निकालेंगे, तो हम जिसका प्रतिशत निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखना है, अनुपातों के योग को नीचे रखना है और इनटू में लगाना है 100। 0 से 0 काटना है, 3 को 10 से गुणा किया यानी 30%। ठीक है, फिर आगे देखिएगा कि 5 का, तो 5 का प्रतिशत होगा, 5 का प्रतिशत निकालना हमें, तो 5 बटा अनुपातों का योग 10 इंटू 100। 0 से 0 काट दिया, 5 को 10 से गुणा किया यानी 50%। तो 5 का प्रतिशत कितना होगा? 50। और मैंने आपको बताया कि कुल मिला के प्रतिशत हमेशा 100% का होता है। ठीक है, तो 50 और 30 और 20 तीनों को जोड़ा तो हो गया 100%। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। अब चलते हैं आगे, एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरे में मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि एक जो नगर है उस नगर की जनसंख्या है 25,000 रुपए। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं नगर की जनसंख्या 25,000 रुपए है। फिर मैंने कहा कि वो कुछ समय के लिए घटकर 24,500 हो गई, यानी कि उसमें कमी आ गई, जनसंख्या में क्या आई है? कमी आ गई है। ठीक है, तो जब कमी आई है तो इन्होंने बोला कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कमी कितनी आई है? 500, 25,000 में से 24,500 को घटाएंगे यानी कि 500 व्यक्तियों की कमी आई है। और फिर इन्होंने बोला घटने का प्रतिशत, तो हमें
कमी प्रतिशत का जो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, कमी प्रतिशत या हास प्रतिशत, उसका सूत्र लिखवाया था। ये सूत्र क्या होता है, हास प्रतिशत बराबर, हास कितना हुआ है वो ऊपर लिखना है, बटे में पूर्व की जनसंख्या इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है, आप स्वयं इस प्रश्न को हल कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा पांचवें प्रश्न की तरफ। ठीक है, पांचवें प्रश्न में बोला है कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, समझ में आ गया, मैंने एक टीवी 20,000 रुपए में खरीद कर, सॉरी 10,000 रुपए में खरीद कर 20% के लाभ से मैंने उसको बेच दिया, तो अंत में मुझे बेचने पर अंत में मुझे कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 10,000 रुपए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि लाभ कितना हुआ, टीवी को बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, 20%। तो पहले तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा 10,000 का 20%। तो 20% निकाला है बेटा, तो का जहाँ लिखा हुआ होता है, मैंने बताया का को हटा के हमेशा गुणा का निशान लगाते हैं। तो हम लिखेंगे 10,000 इंटू का की जगह गुणा 20, अब प्रतिशत का निशान हटाया तो बटे में लगा दिया 100, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर इधर 1,000 और 2 बचे, यानी 1,000 को 2 से गुणा करो यानी कि 2,000 रुपए। यानी कि अगर उस टीवी को 20% लाभ पे वो बेच रहा है तो उसे 2,000 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने लास्ट में बोला है कि टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 10,000 तो उसका क्रय मूल्य है, 2,000 उसका लाभ है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है बेटा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य के अंदर लाभ को जोड़ दो तो हमें पता चल जाएगा उसने टीवी को कितने रुपए में बेचा। तो उसने टीवी खरीदी कितने थी, 10,000 रुपए में, और उसका लाभ कितना हुआ, 2,000 रुपए का, तो अंत में आंसर कितना आया, 12,000 रुपए। समझ आ गया, यानी कि उसने उस टीवी को 12,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है, बाकी सारे सवाल सेम ही है। तो एक आपको अब मैं सीधा ब्याज वाले सवाल समझा देती हूँ। ठीक है, लाभ हानि वाले सवाल सारे इसी तरीके के, आपको लाभ ज्ञात करके फिर विक्रय मूल्य में जोड़ देना है या क्रय मूल्य में जोड़ा, जो प्रश्न में मांगा है उस तरीके से उस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा 9वें प्रश्न की तरफ। किसकी तरफ, 9वें प्रश्न की तरफ। 9th क्वेश्चन है, 9th प्रश्न बेटा, सूत्र सारे मैंने पहले ही लिखवा दिए सरल ब्याज के। ठीक है, तो सूत्र आपको याद रखने हैं, सूत्र अच्छे से याद कर लेना है, आपकी लाइफ टाइम काम आने वाले ये सरल ब्याज के सूत्र है। ठीक है, तो 9वां प्रश्न है, प्रत्येक दशा में, यानी कि ए और बी दो दशा दे रखी इन्होंने, प्रत्येक दशा में समय कितना दे दिया इन्होंने, 3 वर्ष का समय दे दिया, और हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन किसे कहते हैं, मूलधन और जो मूलधन यानी कि उधार ली गई जो रकम है वो प्लस उसका कितना ब्याज है, उन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो उसका आंसर हमें मूलधन में मिलता है। ठीक है, तो हम मूलधन देखते हैं, हम 9वें का पहला ही देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन का ए देख लेते हैं। उस ए में इन्होंने कहा है कि मूलधन तो था, तो उधार लेने वाला धन, मूलधन यानी उधार लेने वाला धन, तो उधार लिया गया धन तो हमारे पास है 1200। ठीक है, 1200 रुपए। फिर इन्होंने कहा है कि उसकी दर, यानी किस दर पे उन्होंने लिया है, 12% की दर पे उन्होंने उधार लिया है, और समय यानी कि कितने समय के लिए लिया है, तो उसने बताया है कि समय 3 वर्ष के लिए लिया है। ये सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये होता है ब्याज का सूत्र, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, अब ब्याज देख लीजिएगा कि मूलधन तो हमारा 1200 रुपए था, फिर दर हमारी 12% थी, वर्ष समय 3
वर्ष था और बटे में लगा दिया 100। 2 0 से 2 0 हटा दिए। अब हमारे पास बचा क्या क्या, इधर 12 बचा, इधर 12 बचा और इधर बचा 3। ठीक है, 12 को कभी भी 12 से गुणा करते तो 12 × 12 यानी कि 144 होता है। ठीक है, 12 × 12 यानी 144। फिर बचा क्या 3, 3 को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 3 चौक 12 का 2 हंस लगी 1, 3 चौक 12, 13 का 3 हंस लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी हमारे पास ब्याज कितना आया 432 रुपए। 1200 का ब्याज हमारा आया 432 रुपए। तो अब हमें लास्ट में क्या बोला इन्होंने, मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन का हम ब्याज का जोड़ेंगे। देखो मूलधन का हमारा 1200 रुपए और ब्याज हमारा 432 रुपए, इनको आपस में जोड़ा तो आया 1632 रुपए। ठीक है, 1632 समझ में आ गया। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है और बाकी जो शेष बचे सवाल है वो भी इसी तरीके से करने। अब इन तीनों में से मूलधन, दर और समय, कभी कभार प्रश्न में ऐसा होता है कि इन तीनों में से कोई एक चीज गायब कर दी जाती है और फिर आपको उस प्रश्न को हल करने का कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक चीज गायब हो जाती है तो जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसके सूत्र अलग अलग होते हैं। बेटा मैंने आपको सारे सूत्र लिखवाए हैं, तो एक बार हम सीधा एक बार ये 10वां सवाल और देख लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्याज वाले प्रश्नोत्तर और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देख लेते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल देखना। 10वें सवाल में इन्होंने यूं कह दिया है कि मूलधन तो है 56,000 रुपए, 56,000 रुपए। फिर इन्होंने कह दिया समय है 2 वर्ष का और ब्याज दे दिया इन्होंने 280 रुपए और हमें कहा है कि दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मूलधन, मूलधन तो है हमारे पास 56,000 रुपए। ठीक है, फिर इन्होंने समय कह दिया 2 वर्ष, समय कह दिया 2 वर्ष, ब्याज भी इन्होंने बता दिया कि 280 रुपए, 280 रुपए और हमें ज्ञात करनी है दर, यानी कि दर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसको क्वेश्चन मार्क बना देंगे। अब दर ज्ञात करनी है तो हम दर का ही सूत्र लगाएंगे सीधा। दर का सूत्र होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। दर इंटू 100, ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू समय। तो ब्याज हमारे पास है 280 रुपए इंटू 100 लगा दिया, मूलधन हमारे पास है 56,000 रुपए। ठीक है, और समय हमारे पास 2 वर्ष। ठीक है, अब काटेंगे हम 0 से 0, 0 से 0 कट गए। अब इधर बचे 280 और इधर बचे 560। अब आप देखिए 28 और 56 किसी पाड़े में एक साथ आते हैं। किस पाड़े में आते हैं, 28 और 56 14 के पाड़े में। 14 के पाड़ा बोल के देखें, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56। ठीक है, यानी कि 14 के पाड़े में ये तो आ गया 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और ये 0, ये 0। ठीक है, और 14 चौक 56, 4 और 0। ठीक है, अब आप वापस देख लीजिएगा। अब ये 20 है, ये 40 और ये 2 है। अब 2 को हम एक बार काटेंगे तो हम 20 को कितने बार काटेंगे, 10 बार काटेंगे 2 के पाड़े से। अब इधर बच गया 10 और इधर बच गया 40। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर आया 10 बटा 40। अब 0 से 0 हटा दिया हमने तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, 1 बटा 4। कितना आंसर आएगा, 1 बटा 4। ठीक है, अब ये 1 बटा 4 तो कोई प्रतिशत होता नहीं है, समझ में आया। 1 बटा 4 तो कोई प्रतिशत होता नहीं है, तो हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको भाग में बदल सकते हो, चाहो तो आप आंसर इधर भी रख सकते हो और चाहो तो इसका आंसर दशमलव में बना सकते हो। तो हमने ले लिया 1 में ले लिया 4 का भाग, 1 में 4 का भाग ज्यादा नहीं है, भाग टूटेगी 0, फिर दशमलव लगा के इधर 0 लगा दिया, 4 के बाद 10 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो 8 लिख दिया, 4 के 4 4 दूनी 8 बचे 2, दशमलव का मान लगा हुआ ही है तो 0 लगा देंगे, 4 पंजे 20। आंसर आ गया हमारा 0.25% की दर से
ये ब्याज लिया गया, कितना 0.25% की दर से। समझ में आ गया बेटा? तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.3 यही खत्म होती है। ठीक है, और अब कल के वीडियो से हम एक नई प्रश्नावली, 7वीं प्रश्नावली त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता प्रारंभ करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में